Hello, welcome back. Myself Javed Khan, Faculty of Civil Engineering, ECC द्वारका सेक्टर 1। आज ये हमारी आरसीसी की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी और लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, एजम्पशन को कंप्लीट किया था और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम आते हैं एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन की एनालिसिस करते हैं, उसको समझते हैं या कैसे कैसे मैं एजम्पशन को अप्लाई करूँगा आगे। ठीक है, तो मैं हेडिंग लिख लेता हूँ जो मेरा टॉपिक हो जाएगा नेक्स्ट, सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन। आप इसको सेक्शन बोल सकते हो, बीम बोल सकते हो, व्हाटएवर, बात एक ही है, कोई इशू नहीं। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आता है सिंगली रीइंफोर्स्ड में, नाम क्या मेंशन कर दिया, सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम मान लीजिएगा बीम। तो बीम में सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर कौन सी होती है, देखो ध्यान से इधर। अगर मेरे पास बीम के अंदर मैं किसी एक जोन में ही रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, बीम के अंदर एक जोन में ही रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट सच सेक्शन इज नॉन एज सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन। पॉइंट समझ मारा। मेरे पास बेसिकली दो जोन होते हैं, एक कंप्रेशन जोन होता है, दूसरा कौन सा होता है, टेंशन जोन होता है। अगर मैं आपसे एक जोन की बात कर रहा हूँ तो आप रीइंफोर्समेंट कौन से जोन में प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे या प्रोवाइड करना चाहोगे, कंप्रेशन प्रोवाइड करना चाहोगे या टेंशन में प्रोवाइड करना चाहोगे? यस, टेंशन में प्रोवाइड करना चाहेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ टेंशन में मेरे पास कंक्रीट क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होती है, वीक होती है। उस टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए आपके मेंबर की आपको एक्स्ट्रा मेटेरियल प्रोवाइड करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट। वो हम लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए, तो डेफिनेशन एक बार एक छोटी सी लिख देता हूँ, एक पॉइंट, व्हेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, रीइंफोर्समेंट का शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूँ, रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड only single या one zone, single zone, then such section is known as singly reinforced rectangular section। सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन बोल देता हूँ, रेक्टेंगुलर आपका शेप रहेगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। अब इस पे एनालिसिस क्या आते हैं हम, एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो सबसे पहले जो मुझे निकालना होगा एनालिसिस में, वो निकालना होगा, आपने पढ़ा होगा, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। कौन सी न्यूट्रल एक्सिस? क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस मेरे पास दो होती हैं, तो यहाँ पे निकालूंगा पोजीशन ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। कहीं कहीं पे लिमिटिंग की जगह मैक्सिमम वर्ड आ सकता है, तो भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना, एक ही बात होती है, लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे, लिमिटिंग या मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, जिसको मैं डिनोट करता हूँ एक्स यू लिम करके, और इसको डिनोट कर सकता हूँ मैं एक्स यू मैक्स करके। क्लियर हो पॉइंट? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। तो मुझे क्या निकालना है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करनी है, यानी कि एक्स यू लिमिट कैलकुलेट करना है या मुझे एक्स यू मैक्स कैलकुलेट करना, बात है कि दोनों एक ही चीज़ है। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं बीम का, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज या पॉइंट बोल सकते हो, पॉइंट समझ लेता हूँ यहाँ पे। ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया, ठीक है, और ये आपके हो गया न्यूट्रल एक्सिस। क्या हो गया, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया। आपको पता है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कितना क्या होता है, कंप्रेशन होता है। न्यूट्रल एक्सिस से नीचे क्या होता है आपका, टेंशन होता है। ठीक है, बेसिकली मैं टेंशन जोन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देता हूँ, 3 नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देता हूँ, 3 लो 4 लो जितना भी व्हाटएवर, कुछ नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब ये बताओ सेक्शन कौन सा बना है, सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन बन गया या डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन बन गया? यस, ओनली कौन सा बना, सिंगली रीइंफोर्स्ड, क्योंकि जो रीइंफोर्समेंट जो स्टील बार आपने ओनली सिंगल जोन में प्रोवाइड किए हुए। क्लियर हो पॉइंट? अब मैं इसका थोड़ा सा नामकरण कर देता हूँ। ये आपके पास कहलाएगा बी, जिसको आप बोलोगे विड्थ ऑफ द
सेक्शन या बीम बोल दो। यहाँ से लेके ये आपके पास कैपिटल डी, जिसको आप बोलते हो क्या, ओवरऑल डेप्थ यानी कि कंप्लीट डेप्थ। इधर जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये इनको क्या बोलते हैं आप, स्टील दिखाई देते हैं, जिनको आप डिनोट करते हो एएसटी से, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। पॉइंट समझ में आ रहा है, एएसटी एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। ये कंप्रेशन जोन, नीचे टेंशन जोन। अच्छा जी, और एक चीज़ क्या होता है, इसके जो सेंटर होता है ना, रीइंफोर्समेंट के सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस को मैं इधर लेके जाता हूँ, न्यूट्रल एक्सिस के यहाँ तक टॉप फाइबर से लेके, कौन सा फाइबर, कंप्रेसिव टॉप फाइबर से लेके आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस के डेप्थ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको डिनोट करोगे आप स्मॉल डी से, और स्मॉल डी को आप बोलोगे इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर हो पॉइंट, क्या बोलोगे इसको, इफेक्टिव डेप्थ। इसके नीचे एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कवर होगा, इस कवर को क्या बोलते हो आप, इफेक्टिव कवर। नाम होता है इफेक्टिव कवर, डिनोट आप किसी से भी कर सकते हो, डी डैश मान लो, कुछ भी XYZ आप डिनोट कर सकते हो। बेसिकली नाम होता है इफेक्टिव कवर। एक वर्ड और सुना होगा आपने, नॉमिनल कवर, और एक और वर्ड सुना होगा क्लियर कवर। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, नॉमिनल कवर और क्लियर कवर दोनों एक ही चीज़ होती है। नॉमिनल कवर और क्लियर कवर दोनों एक ही चीज़ होती है। वो अलग अलग IAS कोड, अलग अलग ऑथर्स ने एक उसको नाम दे दिया था, बात एक ही, काम एक ही है। ठीक है, वो क्या होता है, कंक्रीट स्टील के आउटर मोस्ट फाइबर से लेके जो नीचे तक का जो फाइबर होगा ना, इधर मैं लिख देता हूँ, वेट, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कवर होगा, इसको आप बोलोगे क्लियर कवर, या इसको बोलोगे आप, नीचे लिख देता हूँ, और नॉमिनल कवर। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत, नॉमिनल कवर, क्लियर कवर। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बता दो, थोड़ा सा यहाँ पे और कवर ही समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कवर का। देखो, कोई भी डायग्राम आ जाए ना, XYZ कोई डायग्राम आ जाए, आई आपको कोई छोटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जनरल कवर को मैं बेसिक टर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रीइंफोर्समेंट आप ऐसे भी तो प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर रीइंफोर्समेंट आप ऐसे प्रोवाइड करो तो जो क्लियर कवर होगा ना, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से रहेगा। हाँ सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, क्लियर कवर की बात कर देता हूँ। आउटर मोस्ट ऑफ द टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, या टेंसाइल को हटा दो, सीधा बोल दो आउटर मोस्ट ऑफ द रीइंफोर्समेंट। जो रीइंफोर्समेंट के बाहर से जो आपके पास ये वाला कवर होगा, ये हमेशा कहलाएगा क्या, क्लियर कवर। ठीक है, और आपके पास जो इसका जो CG लाई करेगा, कहीं ना कहीं तो CG लाई करेगा ना, रीइंफोर्समेंट का CG मैंने कहा सेंटर से निकाला है। अब ऐसा मत कंफ्यूज होना कि सर ने तो एक नीचे डायग्राम बनाया था, नीचे वाले का CG से होगा, नहीं, इन दोनों को जो CG लाई करेगा, कहीं बीच में लाई करेगा, तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कवर होगा उसको बोलोगे आप इफेक्टिव कवर। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर पढ़ाई नहीं हमने, तो ये समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही आपके पास रीइंफोर्समेंट के सेंटर से वैल्यू जाए, नहीं, बहुत आसान तरीके, जनरल लैंग्वेज में मैं बता देता हूँ ताकि आप इजीली याद रखो। सीधा एक काम करो, जो रीइंफोर्समेंट इसके बाहर से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना, इसका जो CG होगा ना, उस CG से नीचे तक का डिस्टेंस इफेक्टिव कवर, और इससे ऊपर तक का डिस्टेंस इफेक्टिव डेप्थ। इस तरह याद रख लेना। अगर 3 शेप होता, एक और डायग्राम यहाँ पे दे दिया जाता रीइंफोर्समेंट, तो उसके CG से हो जाता। बेसिक ओवरव्यू मुझे को कवर देना था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2 कवर होते हैं आपके, एक इफेक्टिव कवर हो गया, दूसरा क्लियर कवर बोल दो या नॉमिनल कवर बोल दो। इफेक्टिव कवर होगा आपका CG ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट टू आउटर मोस्ट ऑफ द टेंसाइल आउटर मोस्ट ऑफ द फाइबर इन टेंशन जोन। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ क्लियर कवर की डेफिनेशन या नॉमिनल कवर की डेफिनेशन, इट इज़ द आउटर मोस्ट ऑफ द रीइंफोर्समेंट टू आउटर मोस्ट ऑफ द फाइबर इन टेंशन जोन। समझ में आ रहा है, दोनों की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने के लिए मैंने बता दिया। लेकिन हम आते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि हमारा मेन अपना टॉपिक का काम है। इसको मैं थोड़ा सा बाइफरगेट करके अलग कर देता हूँ। चलिए, सबसे पहले इसका नामकरण कर देता हूँ। बी को क्या बोलोगे आप, विड्थ ऑफ द सेक्शन, चलिए लिख दिया नाम शॉर्ट फॉर्म में। डी क्या हो गया आपका, ओवरऑल डेप्थ, ये भी मैंने लिख दिया। स्मॉल डी क्या होगा आपका, इफेक्टिव डेप्थ, ये भी मैंने लिख दिया।
इसके बाद आपके पास AST, नाम एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, नाम ही बोल रहा है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ठीक है। इसके बाद आपके पास कवर वगैरह मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर इफेक्टिव डेप्थ आपको कैलकुलेट करना हो गया, कैसे करोगे? अगर ओवरऑल डेप्थ में से माइनस कर दोगे आप इफेक्टिव कवर, एक और फॉर्मूला दे दिया मैंने आपको, ठीक है, इस तरह कर सकते हो। और मेरे पास यहाँ पे एवरीथिंग इज दिया हुआ, धीरे धीरे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ, स्ट्रेन डायग्राम, देखना ध्यान से और समझना यहाँ से इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ स्ट्रेन डायग्राम की ये चीज़ ध्यान रखना, जो स्ट्रेन डायग्राम आपका बनेगा वो कहाँ तक बनेगा? इफेक्टिव डेप्थ तक। पहला पॉइंट क्वेश्चन आएगा, सर इफेक्टिव डेप्थ तक मैं क्यों बनाऊंगा स्ट्रेन डायग्राम? यहाँ आउटर मोस्ट पोर्शन यानी नीचे वाले पोर्शन तक तो क्यों नहीं ले जा रहा? नीचे से मुझे क्या ऐसे दुश्मनी है, यहाँ तक लेके जाना चाहिए, मैं सीधी तक ही क्यों लेके जाऊँगा? पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ये होगा आपका इफेक्टिव स्ट्रेन डायग्राम, ये कौन सा डायग्राम है? स्ट्रेन डायग्राम आपका बनेगा ओनली इफेक्टिव डेप्थ तक। ये तो बन गया आपका ऑब्जेक्टिव। इंटरव्यू में आएगा इफेक्टिव डेप्थ तक ही क्यों, नीचे तक क्यों नहीं लेके जाते? समझना ध्यान से। मैंने आपको एक अजम्पशन नंबर सेकंड पढ़ाई थी, अजम्पशन नंबर सेकंड में पढ़ाया था, जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस होगा, टेंसाइल फोर्स होगा, उसके लिए ओनली कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्टील रिस्पॉन्सिबल है। क्या यहाँ के कंक्रीट को आप डिज़ाइन में यूज कर पा रहे हो? जब यहाँ के कंक्रीट को आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो तो इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ को क्यों इंक्लूड करोगे? जब स्ट्रेंथ को ही मुझे इंक्लूड नहीं करना तो मैं इसको डायग्राम को नीचे तक क्यों लूँ? भाई मेरे को तो इफेक्टिव क्या, ये वाला पोर्सन है ना, ये वाला पोर्सन, और हमेशा इसके CG से तक ही मैं वैल्यू, क्योंकि इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन समझ रहे हो, यानी इसका जो CG लाई करेगा तो और डेफिनेटली वहीं पे मेरा फोर्स लाई करेगा, तो उस फोर्स तक ही मैं क्या बनाता हूँ? अपना डायग्राम बनाता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नीचे वाले कंक्रीट का कोई स्ट्रेंथ में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, IS कोड उसको नेगलेक्ट करके चलता है, ठीक है। फिर ये कवर क्या होता है? अच्छा, कवर कभी भी पूछ लिया जाए आपसे, कवर्स का एडवांटेज होता है सिर्फ और सिर्फ आपकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। क्या बढ़ा देता है? ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है। भाई अगर आपके पास कवर नहीं प्रोवाइड करो, रीइंफोर्समेंट बिल्कुल बाहर, एक्सट्रीम पोर्शन बाहर की साइड दिखने लग जाएंगे, तो उस पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा, कोरोजन जनरेट हो जाएगा। कोरोजन जनरेट होगा तो डेफिनेटली आपका स्टील क्या होगी? स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। जब स्टील की स्ट्रेंथ वीक होगी, डेफिनेटली आपका मेंबर की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। इसलिए ड्यूरेबिलिटी के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसकी? कवर की। एक और इन्फॉर्मेशन दे दिया आपका, कवर का सिंपल मतलब लिख ही देता हूँ, भूल जाओगे वरना। ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड ड्यूरेबिलिटी। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये आएगा, सर आप मुझे ये बता दो, आपने डायग्राम यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ गया, इफेक्टिव डेप्थ तक मैं खेलूँगा, ठीक है। फिर ये डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम मैंने ऐसे क्यों बनाया? कोई और शेप में क्यों नहीं बनाया? रेक्टेंगुलर शेप क्यों नहीं बना दी मैंने स्ट्रेन डायग्राम की? क्वेश्चन आना चाहिए ना माइंड में। अगर क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आ रहा है और आपको पता भी नहीं है, तो मतलब आप कंसेप्चुअली ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो फोकस करो, हर चीज़ को डिटेल में समझो वहाँ पे। तो ये अगर स्ट्रेन डायग्राम लीनियर साइड आपने क्यों बनाया? लीनियर मैंने इसलिए बनाया कि मैंने आपको पढ़ाया था अजम्पशन नंबर फर्स्ट, याद करो, लास्ट वीडियोस के अंदर, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, उसका तीसरा चौथा पॉइंट आपका निकल के आया था, स्ट्रेन वेरिएशन इज ऑलवेज लीनियर। पॉइंट समझ में आया? स्ट्रेन वेरिएशन क्यों बनाया था? और मैंने अजम्पशन से ही हम सारी एनालिसिस करेंगे, मैं खुद से कुछ नहीं करूँगा। जैसा जैसा मेरा अजम्पशन बोलता जाएगा वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा। पॉइंट समझ में आया? चलिए लिख देते हैं। अच्छा, ये भी समझ में आएगा सर? ठीक है, समझ में आ गया मेरे को कि ये अजम्पशन के थ्रू मैंने ये पॉइंट किया था, और अजम्पशन नंबर फर्स्ट हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया था। नॉर्मली आपने बुक्स में देखा होगा, बहुत सारे फैकल्टीज पढ़ाते डायरेक्टली डायग्राम बनाया, स्टार्ट हो गया, बच्चों को यही नहीं पता कि डायग्राम दूसरा क्यों आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ मैं 0.0035, नीचे वाली वैल्यू को मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, और आपको ये आई होप की समझ में, ऐसा मान लो इधर लिख दिया मैं। इसका स्ट्रेंथ 0.002 + 0.87 Fy डिवाइड बाई एस। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर ये डाटा आप कहाँ से लेके आ गए? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अजम्पशन पे गया, अजम्पशन नंबर थर्ड या फोर्थ में भी
अल्टीमेट स्ट्रेन या मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर शुड बी 0.0035। ऐसे टेंसाइल रीइंफोर्समेंट का जो वैल्यू होती है शुड नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइड बाई ये अजम्पशन के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखा हूँ क्या, मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अजम्पशन मुझे बोला है जिसको मैं यहाँ पे इक्वल मान के अपनी एनालिसिस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू होगी मेरे पास एक्चुअल लिमिट। ये वैल्यू किसकी होगी आपके पास, एक्चुअल लिमिट होगी, और यही मुझे निकालना है कौन सी है, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा ये निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक नाम कर देता हूँ, नामकरण ओ ए भी मैं लिख देता हूँ, पी क्यू यहाँ पे लिख दिया। मुझे ये बता सकते हो ओ पी की वैल्यू कितनी होगी, यहीं पे बता सकते हो आप, बिल्कुल बता सकते हैं सर। आपने बताया ये यहाँ से लेके यहाँ तक इफेक्टिव डेप्थ तक का डायग्राम है। अगर इस इफेक्टिव डेप्थ में से एक्चुअल लिमिट ऊपर वाला माइनस कर दूँ, टोटल इतने में से इतना माइनस कर दूँ तो यही बचेगा क्या, तो लिख लेते हैं यहाँ पे ओपी की वैल्यू हो जाएगी डी माइनस एक्चुअल लिमिट। हर एक पॉइंट क्लियर होता जा रहा है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हर एक डिटेल में मैंने हर पॉइंट पे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाते हैं हम अपनी एनालिसिस पे। क्या निकालना मुझे, पोजीशन ऑफ एक्चुअल लिमिट निकालना है, तो ठीक है निकाल लेते हैं। यहाँ तक किसी को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले मैं निकालता हूँ, मैं फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, लिख ही देता हूँ। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए कौन सी ट्रायंगल प्रॉपर्टी, अगर मैं ओ पी क्यू लिख सकता हूँ कि सिमिलर किसके बराबर हो आपके पास, ओ ए बी का, ये आपको पता हो ओ पी क्यू सेम ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, किसका सिमिलर है, ओ ए बी का। चलिए लिख लेते हैं, ओ पी डिवाइड बाई ओ क्यू पी क्यू लिख सकता हूँ क्या मैं, या ओ पी डिवाइड बाई ओ ए लिख लो, बात है कि किसी भी तरह लिख लो, इसमें कोई इशू नहीं होता। ये आई होप कि आपको आता भी होगा। और मैं लिख देता हूँ इधर पी क्यू डिवाइड बाई ए बी, आप किसी भी तरह सोल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ पी की वैल्यू मुझे पता है कितना होता है, डी माइनस एक्स यू, ठीक है। चलिए, और ओ ए की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, ओ ए की वैल्यू कितनी है, एक्चुअल लिमिट लिख लेता हूँ। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 0.87 FY डिवाइड बाई एस प्लस में 0.002, ये वाली वैल्यू होगी, यही तो लिखा, थोड़ा आगे पीछे करके लिख दिया, बात तो एक ही है। ए बी की वैल्यू थी आपके पास 0.0035। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। एक्चुअल लिमिट डिवाइड बाई एक्चुअल लिमिट कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल करने के बाद 1 हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं 0.87 FY डिवाइड बाई ES प्लस में 0.002 और होल का डिवाइड 0.0035। इसको आप इरेज करके 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि 1 बचा है मेरा। माइनस की साइड 1 है तो बाउंड्री को साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। चलिए कर देते हैं इसको बाइफरगेट, आगे कर देते हैं सोल्व। 0.87 FY डिवाइड बाई ES, मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, हालांकि इसको यहीं पे आप सॉल्व भी कर सकते थे, बट मैं इसको अलग अलग कैलकुलेट कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। प्लस में 1 डिवाइड बाई 1, इसको जब सॉल्व करोगे देखना ध्यान से, एलसीएम ले लोगे 0.0035, जब 0.0035 एलसीएम ले तो ये वैल्यू यहाँ पर चल जाएगी, दोनों प्लस में हो जाएंगे क्या, चलिए सर हो जाएंगे, लिख लेते हैं। 0.87 FY डिवाइड बाई ES प्लस में 0.0055 और 0.00 जो एलसीएम लिया था आपने 35। इसमें आई होप कि किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिंपल एलसीएम मैंने लिया है, बिल्कुल 9th-10th का मैथमेटिक्स। चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत ना हो, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे एक्चुअल में निकालना क्या होता है, मुझे तो एक्स यू निकालना होता है ना। ये वाली वैल्यू निकल गई, इसको मैं थोड़ा सा बाइफरगेट करके ऊपर लेके आता हूँ। एक्स यू लिमिट मुझे लेना होता है डिवाइड बाई डी, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 0.00
35 डिवाइड बाई 0.87 FY डिवाइड बाई ES प्लस में 0.0055, ठीक है। ES की वैल्यू मुझे पता होती है कि ES कितना, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। पुट कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे, बिल्कुल पुट कर सकते हैं सर। जब ये वाली पुट कर ली, सारी नॉन है FI को छोड़ के, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से डाटा निकाल सकता हूँ कि एक्स लिमिट डिवाइड बाई डी की वैल्यू, फॉर्मूला जो निकल जाएगा सॉल्व करने के बाद बता रहा हूँ, 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस में 0.87 FY। ये मेरे पास इम्पोर्टेंट एक इक्वेशन निकल गई, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। वैल्यू क्या होगी, वैल्यू भी हम डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले मैं नोट का 1-2 पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन, पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ। देखो FI मेरे पास अलग अलग ग्रेड होते हैं। FI की वैल्यू 250 पुट करूँगा तो न्यूमेरिकल के टर्म में निकल जाएगा सारा डाटा, ठीक है। कैसे निकलेगा, मैं एक टेबल की फॉर्म में लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ आपको। ग्रेड, किसकी ग्रेड बात हो रही है, स्टील की बात हो रही है, ग्रेड ऑफ स्टील। यहाँ पे वैल्यू किसकी बात होगी आपकी, XU। लिमिट बोल दो या मैक्सिमम बोल दो, बात एक ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर मैं ग्रेड बात करता हूँ फॉर FE, अगर मैं बात करता हूँ फॉर FE 250 जब पुट करोगे, डी को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपकी 0.53D। अगर पुट करोगे आप FE 415 को, तो वैल्यू जब इसको पुट करोगे यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी 0.48D। और नेक्स्ट पुट करोगे 500 को तो वैल्यू आ जाएगी 0.46D। फाइनली बीइंग एन इंजीनियर, मतलब डिप्लोमा होल्डर फॉर SSC JEE, आपको एक ही चीज़ याद रखनी है इस पूरी एनालिसिस में से, जो आपको याद रखना है वो ये टेबल याद रखनी है। आगे इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। आपको डाटा यह याद रखना है सीधा, FE 250 के लिए XU लिमिट की वैल्यू कितनी होती है, FE 415 के लिए XU लिमिट की वैल्यू कितनी होती है, FE 500 के लिए XU की वैल्यू, XU लिमिट की वैल्यू कितनी होती है। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत ना हो। अब नोट का कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, नोट। चलिए, क्या पॉइंट है सर ये, देखो ध्यान से। मुझे एक चीज़ बता दो, अगर मैं ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ाता जा रहा हूँ, ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ाता जा रहा हूँ, तो मेरा XU लिमिट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है। सीधा आप बोलोगे सर जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे वैल्यू क्या होती है, घटती जा रही है। और अगर इसको भी आप याद नहीं रखो, आप इक्वेशन पे याद रख लो, अगर इस वैल्यू को आप बढ़ाओगे तो डेफिनेटली XU की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहला पॉइंट आपके पास आ गया ये वाला कि XU इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ FY। अगर आपने FY की वैल्यू बढ़ाया तो डेफिनेटली XU की वैल्यू क्या होगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट। सेकंड पॉइंट और देख लेते हैं यहाँ से। सेकंड पॉइंट बोलता है कि मुझे एक चीज़ बता दो, क्या बोलता है, हाँ, अगर मैं XU लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मेरे को, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मेरे को कैलकुलेट करना है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है या ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है, ये दोनों पे डिपेंड करता है। पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किस पे डिपेंड करता है, और मैंने बोला जब भी डिपेंडेंट का क्वेश्चन आ जाए तो कहाँ पहुँच जाओ, फॉर्मूले में। अगर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू गिवन है तो डिपेंड करेगा, अगर गिवन नहीं तो डिपेंड नहीं करेगा। इस फॉर्मूले में कहीं पे आपको ग्रेड ऑफ स्टील दिखाई दे रही है क्या, यानी कि FCK की वैल्यू कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा सर। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मतलब क्या, आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड नहीं करेगा। इस फॉर्मूले में कहीं पे ग्रेड ऑफ स्टील दिखाई दे रही है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रही है। कहाँ पे दिखाई दे रही है, FI क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील है, तो बोल सकते हो कि XU लिमिट इज डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील ओनली। XU लिमिट इज डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील ओनली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट याद रखना,
और किस पे डिपेंड करती है, एक्स लिमिट जो आपकी डिपेंड करती है आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रही है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट का डेफिनेटली और ग्रेड ऑफ स्टील का दोनों का स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रही है, तो ये भी लिख लीजिएगा। डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बने, यहाँ से 3 और ऑब्जेक्टिव बन गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अप्लीकेबल है, क्लियर ऑफ पॉइंट। तो हमने एक्स लिमिट फाइंड आउट कर लिया, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर लिया। आई होप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यस, जब आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेते थे फिर क्या निकालना होता था भाई, एनालिसिस के अंदर अब आपने ये लिमिटिंग डेप्थ निकाली अभी, यानी कि ये बोल सकते हो मैक्सिमम डेप्थ निकाली न्यूट्रल एक्सिस की। कहीं ना कहीं आपको एक्चुअल वैल्यू भी तो निकालनी है। दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये होती क्या है और मैं क्यों पढ़ रहा हूँ एक्स-यू, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस में पढ़ क्यों रहा हूँ। मैंने तो ये कॉलेज में पढ़ा था लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया कि सर ये होता क्या है। आज इसको क्लियर कर देते हैं, आज समझा देते हैं कि इनको पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, पोजीशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, जिसको आप एलएसए में बोलोगे एक्स यू करके, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को पहले सिंपल में बता दूँ, एट द टाइम ऑफ फेलियर। फॉर एग्जांपल आप बीम ले रहे हो, बीम अगर फेल हो रही है, फेल होते टाइम उसमें कितना न्यूट्रल एक्सिस था, मतलब कंप्रेशन जोन ऊपर था, टेंशन जोन नीचे था, वो जो नीचे वाला डेप्थ था कि टॉप फाइबर से कितने दूरी पे था, उसको बोलोगे आप पोजीशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, यानी एट द टाइम ऑफ फेलियर, ठीक है। पिछले वाले में जो मैंने पढ़ाया था आपको, लिमिटिंग में के अंदर पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था, वो आपका होता है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इनको बेसिकली पढ़ते इसलिए, आपने सुना होगा जो हमारा टाइप ऑफ सेक्शन होता है ना, अंडर इनफोर्स्ड सेक्शन, ओवर इनफोर्स्ड सेक्शन और बैलेंसर सेक्शन। इन्हीं पॉइंटों से डिफाइन होता है कि मेरा सेक्शन अंडर इनफोर्स्ड सेक्शन है, मेरा सेक्शन आपका ओवर इनफोर्स्ड सेक्शन है या बैलेंस सेक्शन है। अब क्वेश्चन है कि सर उनको ही क्यों पढ़ते हैं, उनको बताऊंगा जब मैं वहाँ पे आऊँगा कि उनके ब्याह पे मुझे डिसाइड करना था कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में कंप्रेशन फाइबर से निकालूंगा, टेंशन फाइबर से निकालूंगा। आपको मैंने काफ़ी आगे तक की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी, अब आते हैं वहाँ तक, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं इसको। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए मुझे पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें इसमें चेंज करना पड़ेगा, मतलब उससे पहले कुछ चीज़ निकालनी होंगी, जिसको बोलता हूँ मैं पोजीशन ऑफ या एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक लिख देता हूँ, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, ठीक है। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कि ये क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, कौन सा, स्ट्रेन डायग्राम। अभी आपको पता है स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है, ऐसे ही होता है क्या, और ये कहाँ तक जाता है, इफेक्टिव डेप्थ तक जाता है। अभी हमने पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो मेरे पास यहाँ न्यूट्रल एक्सिस होता है, लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, मेरे पास ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू यहाँ पे इस बार क्या होगी, एक्स यू रहेगी, बिकॉज अब मैं इस बार एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहा हूँ। स्ट्रेन मुझे पता है यहाँ पे 0.00 क्या होता था, 35 होता था, ठीक है। स्टील से मुझे कोई लेना देना नहीं, कंक्रीट की बात करूँगा अभी मैं। एक और स्ट्रेन होता था, कहीं पे आपको याद आ रहा होता, एक और वैल्यू होती थी जिसको वैल्यू बोलते थे, आप अंदर लिख देता हूँ मैं, 0.002 होता था, नामकरण कर देता हूँ, ABMN, ठीक है। चलिए ये तो मैंने लिख दिया स्ट्रेन डायग्राम। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे, सर 0.002 कहाँ पढ़ाऊँ मैं, ये कहाँ से आया, अभी रुको अभी बताता हूँ, ठीक है। एक डायग्राम बनाकर, मेरा स्ट्रेस डायग्राम पहले बना ही लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कहाँ से आया, ठीक है। चलिए
अब ये डायग्राम मैंने बना लिया स्ट्रेस डायग्राम। वो डायग्राम कौन सा था? स्ट्रेन डायग्राम। सबसे पहले स्ट्रेन डायग्राम आपको समझ में आ गया तो हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है कि अजम्पशन नंबर फर्स्ट था प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, उसका डाटा को मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये डायग्राम कहाँ से है भाई? ये डायग्राम भी मेरी अजम्पशन बोलती है और अजम्पशन नंबर आई थिंक ये 5th नंबर की होगी, ठीक है। और 5th नंबर का मतलब क्या था? जहाँ पे आपको ने पढ़ा था ना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कॉन्क्रीट या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कॉन्क्रीट, कुछ ऐसा पढ़ा था रफली। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, पहला पैराबोलिक होती थी, फिर रेक्टेंगुलर चला जाता था। रेक्टेंगुलर पोर्शन आपको यहाँ पे मैक्सिमम होता 0.0035, यहाँ पर था 0.002। ये स्ट्रेन होता था क्या? दोनों स्ट्रेन समझ में आ रहे हैं कहाँ की बात हो रही है? और इस डाटा को उठा के मैंने ऐसे डाल दिया ताकि मैं स्ट्रेस डायग्राम बना दूँ। और स्ट्रेस का मुझे एनालिसिस करना है, कंप्रेशन में एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। क्लियर हो पॉइंट? ये भी लिख सकते हो आप, एनालिसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस ब्लॉक। तो दिक्कत कोई टेंशन से मुझे अभी कोई मतलब नहीं है, आगे देखूंगा जब मैं इसको फोर्स निकालूंगा। अभी तक कितना पॉइंट समझ में आया? दोनों डायग्राम मेरे डिपेंड करते हैं अजम्पशन के ऊपर, अजम्पशन से मैं डाटा निकालता हूँ, ठीक है। बोलोगे सर यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया। अब मैं एक चीज़ और लिखता हूँ 0.45 FC के। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये कहाँ से आया? भाई अजम्पशन थी ना ऐसे डायग्राम को जो मैं डिजाइन स्ट्रेस की बोला था, वैल्यू 0.45 FC के, ठीक है। क्योंकि पहले थी FC के, फिर मैंने 0.67 FC के किया, फिर उसके बाद आता हूँ मैं डिजाइन स्ट्रेस पे, डिजाइन करो में जो वैल्यू थी 0.45 FC के। और मैंने वहाँ पे बताया भी था आपको कि जब भी मैं कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करूँ, डाटा एक याद आना चाहिए 0.45 FC के। क्लियर हो पॉइंट? अब मेरे जो क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चन था कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, अच्छा मैं इसको नाम इसको मैं दे देता हूँ, क्या नाम दोगे? इसको मैं O मान लेता हूँ, इवन इसको मैं O ही मान लेता हूँ, इसको मैं P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ, बस इतना। इसको भी कुछ मान लेते हैं, कुछ ना कुछ। क्या मानोगे? MN इधर हो लिया, XY मान लीजिए, कुछ तो मान लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, या फिर एक काम कीजिएगा, इनको ना सिंपलीफाई कर देते हैं, सेम मान लेते हैं। जो उधर है ना AB, बस थोड़ा सा डैश चेंज कर देंगे बाद में उधर। इसको भी M मान लेते हैं, इसको M। तो यहाँ पे मैं डैश लगाता हूँ, A डैश, B डैश और M डैश और M डैश, ठीक है। बाकी चीज़ हमारी और ये O डैश, ठीक है, इस तरह रहेगा। चलिए सबसे पहले मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना, OM की वैल्यू। तो मुझे ये रफली इतना तो पता चल रहा है, जब दोनों डायग्राम का अप्रॉक्सीमेट सेम है तो जितनी वैल्यू यहाँ इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी। और इसकी वैल्यू निकालना थोड़ा बहुत आसान है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं सिंपल आपका सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। चलिए अप्लाई कर लेते हैं। फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करोगे? और डैश मान लीजिएगा इसको। मुझे निकालना क्या? ओम की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको और डैश MN सिमिलर ट्रायंगल किसका हो जाएगा आपके पास? और डैश AB। तो मैं सीधा इसको OM अब वैल्यू लिखूंगा, इसके नीचे ध्यान रखना दिस वन डिवाइड बाय दिस वन कर सकता हूँ XU, क्योंकि बार बार वो चीज़ लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। मैं पहले बता चुका हूँ कैसे निकलता है। OM दिस वन डिवाइड बाय दिस वैल्यू और दिस डिवाइड बाय दिस वैल्यू, यानी कि 0.002 डिवाइड बाई 0.0035। यहाँ से मुझे OM की वैल्यू निकालनी है। OM की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.002 डिवाइड बाई 0.0035 इंटू XU। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करने के बाद जो OM की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 4/7 XU। कितनी वैल्यू आ गई? 4/7 XU। अच्छा OM की वैल्यू मेरे पास ये वाली वैल्यू 4/7 XU आ गया, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास नहीं ये 3/7 XU। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, जस्ट 1 सेकेंड। ऊपर वाला नीचे वाला क्या है कैलकुलेटर? जस्ट 1 सेकेंड में इसको कैलकुलेट किधर है मेरा?
0.002 डिवाइड बाई 0.0035, 0.574 बाई 4 बाई, हाँ 4/7, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4/7। तो लिख देता हूँ यहाँ पे 4/7 XU। कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन होता है ना, बेसिक डाटा डायरेक्ट याद होता है लेकिन दिमाग से कई बार उतर जाता है। चलिए लिख लिया। तो मेरे पास m की वैल्यू बता सकते हो आप? मुझे पता है कि टोटल XU होता है। अगर XU में से माइनस कर देते हो आप 4/7 XU, तो डेफिनेटिव वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास? 3/7 XU। क्लियर हो पॉइंट? कोई दिक्कत? आई होप इस पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3/7 XU। अब आता हूँ मैं अपनी एक्चुअल में पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए। तो जब ये निकल जाता है मेरा, तो अब आता हूँ मैं टेंसाइल फोर्स कैलकुलेट करता हूँ। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूँगा मैं? टेंसाइल फोर्स। क्योंकि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालूंगा मैं, इक्वेट करूँगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। तो सबसे पहले क्या निकाल लेता हूँ मैं? टोटल टेंसाइल फोर्स यानी कि T। अगेन मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला कहीं मैंने पढ़ाया था आपको, सिग्मा, इधर लिख देता हूँ उसको तो सबसे ऊपर, सिग्मा इक्वल टू P डिवाइड बाई A। फॉर्मूला कहीं पढ़ाया था, याद आ रहा है? और मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। होल आरसीसी के अंदर, पूरी आरसीसी में मैं जितने भी फार्मूला कराऊंगा सारे के सारे फार्मूला इसी से सोल्व कराऊंगा। अगर आपको P निकालना हो गया, सिग्मा इंटू में A कर दोगे क्या? स्ट्रेस होता है, ये लोड होता है जिसको आप फोर्स बोल सकते हो, डिवाइड बाय एरिया होगा। अगर फोर्स निकालना हो गया तो स्ट्रेस इंटू एरिया कर दोगे। फोर्स पूछा है तो क्या कर दोगे आप? स्ट्रेस इंटू, बहुत सिंपल फार्मूला, बेसिक फार्मूला से कर रहा हूँ मैं। चलिए, टेंसाइल फोर्स T हो गया मेरा। स्ट्रेस, जब मैंने बात करता हूँ टेंशन की बात कर रहा हूँ या स्टील की बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रेस की वैल्यू एक ही डाटा याद आना चाहिए, कितना? यस, 0.87 FY और एरिया ऑब्वियसली बात ST हो गया। टेंसाइल फोर्स निकल गया। बच्चे इसको रटते हैं बहुत ज़्यादा और फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या फार्मूला था। निकल गया बहुत सिंपल तरीके से, कुछ ही सेकंड में आप ड्राई कर लोगे वहाँ पे, कब मेरी वैल्यू इतनी आएगी। अच्छा, अगला पॉइंट, अगला मुझे क्या निकालना? कंप्रेसिव फोर्स निकालना। इसको थोड़ा देखिएगा ध्यान से। टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो C हो जाता है वो C1 प्लस में C2 हो जाएगा। अब ये सर C1 और C2 क्या, देखो ध्यान से अभी बताता हूँ आपको। C1 होता है, इस फोर्स को मैंने कंप्रेसिव फोर्स को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। कंप्रेसिव फोर्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट का, जिसको मैंने बोलता हूँ C1। C2 हो जाएगा कंप्रेसिव फोर्स ऑफ पैराबोलिक पार्ट, और दोनों को जब ऐड करोगे टोटल कंप्रेसिव फोर्स बता दोगे आप। क्लियर हो पॉइंट? तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इसको ना बहुत अलग अलग तरीके से सोल्व किया जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले तो मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको। बहुत तरीके से सोल्व कर सकते हैं आप इसको। C1 होगा कंप्रेसिव फोर्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, C2 हो जाएगा आपके पास कंप्रेसिव फोर्स ऑफ पैराबोलिक पार्ट। ठीक, समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, जिससे मैं एक मेथड से तो मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ आपको। टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालता हूँ C। इसको मैं क्यों ना पूरे को ऐसा कर लेता हूँ, रेक्टेंगुलर मान लूँ। अगर पूरे को रेक्टेंगुलर मान के इस वाले एरिया को, जो स्पेंडल होता है, इसके एरिया को माइनस करूँगा तो भी मेरा निकल जाएगा कंप्रेसिव फोर्स। क्योंकि फोर्स कैसे निकालता हूँ? स्ट्रेस इनटू एरिया, और कंप्रेशन की बात हो रही है यानी कंक्रीट की बात हो रही है। और कंक्रीट का फोर्स कितना होता है? कंक्रीट का स्ट्रेस कितना होता है? 0.45 FC के में से टोटल एरिया में से माइनस कर दोगे आपके पास एरिया 2, तो अभी आपका आंसर निकल जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा आपके पास? आंसर निकल जाएगा। यहाँ से आप सोल्व कर लोगे तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा ये वाला 0.36 FC के XU इंटू में B। ठीक है, तो अगर एरिया की बात करोगे, जब एरिया क्या हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर B इंटू में D, तो B याद रखना ये वाला नहीं लेके चलना आपको, B फॉर विड्थ ऑफ द सेक्शन, D आपको ये लेके चलना XU। माइनस कर दो आपके पास A2 स्पेंडल का जो एरिया होगा आपके पास,
स्पिंडल का एरिया कितना होता है आपका 2/3 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो आपके सॉरी 1/3 बेस इंटू हाइट जब माइनस करोगे, लिख ही देता हूँ, बेस बी इंटू एक्स कितना था आपका एक्स यू एरिया हो गया, माइनस 1/3 बेस इंटू हाइट कितनी होती है, बेस आपके पास बी हो गया, हाइट कितनी आपकी स्पिंडल का 4/7 एक्स यू। सॉल्व कर लेना, यही आंसर एक लाइन में सॉल्व हो गया। दूसरा मेथड देखो ध्यान से, दूसरा मेथड बोलता है जो कंप्रेसिव फोर्स निकालोगे ना आप, उसका फॉर्मूला एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, जो आपने एक्चुअल में पढ़ा है, जो आप जितनी बुक्स होते हैं उनके अंदर ये मेंशन होता है, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ द सेक्शन। चलिए एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग C1 अलग आएगा, C2 अलग आएगा। तो पहले C1 एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक बता सकते हो, इसका एरिया कितना है C1 का एरिया कितना हो जाएगा 0.45 FCK इंटू में 3/7 XU इंटू बी विड्थ ऑफ द सेक्शन। अच्छा मैं इसमें C1 और C2 को ना प्लस कर लेता हूँ एक साथ, प्लस में इधर C2 का एरिया मेरे को C2 बता दो मेरे पास C2। अच्छा C2 क्या है मेरे पास पैराबोलिक, और पैराबोलिक का एरिया कितना होता है आपके पास 2/3 बेस इंटू हाइट। बेस कितना आपके पास, बेस तो सेम रहेगा 0.45 FCK, हाइट कितना होगा आपका 4/7 XU मल्टीप्लाई, ये तो एरिया हो गया, मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ द सेक्शन। क्वेश्चन यहाँ से जब C निकालोगे ना आप, जो C निकलेगा वो भी आंसर आएगा 0.36 FCK XU इंटू में B। दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा मेथड अपना देसी तरीका, मैंने क्या बोला, हम तो अपन से सोल्व करेंगे, ठीक है। C अगेन वही C1 प्लस में C2 कर दोगे आप, समझ में आ रहा है ना, हर एक पॉइंट को अलग अलग कर दिया मैंने। यहाँ पे एक चीज़ को कितने तरीके से कर सकते हो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ताकि आप क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। जिस हिसाब से आपके पास टाइम रहे आप आराम से सोल्व कर लो, ये डायरेक्टली रिजल्ट को याद रख लो। चलिए C1 C2 कंप्रेसिव फोर्स है, फोर्स का मतलब क्या स्ट्रेस इंटू एरिया होना चाहिए। चलिए जी स्ट्रेस कॉन्क्रीट कितना होता है 0.45 FCK इंटू में एरिया, रेक्टेंगुलर का एरिया B फॉर विड्थ रहेगा, इंटू में एरिया कितना 3 ये तो स्ट्रेस हो गया, एरिया 3/7 XU ये एरिया हो गया। C2 क्या होगा अगेन आपके पास, फोर्स हो गया 0.45 FCK, एरिया पैराबोलिक 2/3 बेस इंटू हाइट, 2/3 बेस की जगह मैंने क्या बोला आपको B लेके चलना है, विड्थ ऑफ द सेक्शन इंटू में हाइट कितना हो जाएगा आपके पास 4/7 XU। तो मुझे ये बता दो C1 जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन दोनों सेम ही है क्या, C2 जो ये वाला पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है क्या। तो दोनों तरीके से तीनों मेथड में से कोई भी अप्लाई करो, आंसर आपके पास एक ही आना है 0.36 FCK XU इंटू B। आपके लिए मैंने अलग अलग मेथड से कर दिया, सबका आंसर क्या हो गया आपका सेम आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। इतना कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो आगे मैं इसको इस वाले पोर्शन को रेज कर देता हूँ, इस वाले को, ताकि मैं XU कैलकुलेट कर सकूँ। रेज नहीं करना था, चलो कोई नहीं, इधर देखो ध्यान से, ये मैं कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ XU कैलकुलेट करता हूँ। XU के लिए आपके पास टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स C इक्वल टू T। कंप्रेसिव फोर्स कितना था कोई भी बता दो वैल्यू, X इंटू बी था क्या, इक्वल टेंसाइल फोर्स कितना था स्ट्रेस इंटू एरिया बता दोगे, सिंपल अपना सिग्मा इक्वल टू P/A वाला फॉर्मूला निकालना क्या है X इक्वल टू 0.87 FI इंटू ST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू B, और B हो जाएगा सेक्शन विड्थ। इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए। हमने पोजीशन ऑफ
आपका पोजीशन ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एस टी बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात एक्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ाओगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जब मैं बाइक के अदर पैरामीटरों को कॉन्स्टेंट मान रहा हूँ, ऐसे ही आपके पास एफ सी की वैल्यू बढ़ाओगे, बाइक का पैरामीटर कॉन्स्टेंट है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रिलेशन आ जाए, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि एक्स की डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ, एस टी के साथ। ठीक है, बस ये पॉइंट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो एक्स यू कहीं ना आपके पास जो कंप्रेसिव फोर्स था ना, इसका मुझे पोजीशन भी निकालना होता था, जिसको मैं आगे जाके भी एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं एक हेडिंग और लिख देता हूँ, पोजीशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, या इसको बोल सकते हो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हो पॉइंट ऑफ सी जी, पॉइंट ऑफ सी जी ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा वापस देख लो, मैं नीचे वाला डायग्राम नहीं ऊपर वाले डायग्राम से काम चला रहा हूँ। चलिए, मेरे पास ऐसे कुछ था, C1 आ गया, C2 आ गया और टोटल C भी आ गया। लेकिन इस C जो टोटल C था ये टॉप फाइबर से कितने डिस्टेंस पे था, वो कहाँ पे था, कुछ यहाँ पे था इसकी वैल्यू, जिसको बोलते हैं आप C बोलते हो। लेकिन ये कैसा पता चला आपको, कहाँ पे वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या CG इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना पड़ेगा। तो वो मैं निकालता हूँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाई डैश करके, फॉर्मूला जो सॉम में आपने कॉलेज के अंदर पढ़ा होगा, A1 Y1 A2 Y2 करके फॉर्मूला पढ़ा था, डिवाइड बाई A1 प्लस A2। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करूँगा मैं, C1 Y1 प्लस में C2 Y2। C1 भी निकाल चुका हूँ मैं और C2 भी निकाल चुका हूँ। अगर मुझे Y1 और Y2 निकल जाए, मैं यहाँ पे उसको निकाल लेता हूँ, मेरा Y1 और Y1 क्या आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। रेक्टेंगुलर ब्लॉक का टॉप फाइबर से CG कहाँ पे लाई करेगा, ऑब्वियसली हाफ पे लाई करता है, यानी कि 1/2 इंटू में 3/7 XU। ऐसे आपके पास Y2 जब कैलकुलेट करोगे, जो पैराबोलिक का जो लाई करेगा वो कहाँ पे लाई करेगा, 3/8 पे लाई करता है, 3/8 इंटू में हाइट और उसके बाद प्लस कर दो ऊपर वाला, हाइट कितना है इसका 4/7 XU इंटू प्लस में हाइट का प्लस का दो कौन सा है, ये वाला आपका 3/7 XU। ठीक है, तो ये मैंने Y1 लिख लिया, ये वाला Y2 लिख लिया, फ्रॉम कहाँ से, टॉप से। और थोड़ा डिटेल में समझ लो, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं Y1। कितना होगा, रेक्टेंगुलर पोर्शन का हाफ हो जाएगा, तो रेक्टेंगुलर का CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाफ पे लाई करती है, 3/7 1/2 इंटू में 3/7 का हाफ। इसके बाद जो पैराबोलिक था ना, ये वाला वैल्यू था, ये वाली वैल्यू का जो ये वाली वैल्यू यहाँ से जो लाई करेगा, ये वाला वैल्यू यहाँ से लाई करता, वो होता आपके पास 3/8 इंटू में हाइट, 3/8 इंटू में हाइट होगा, प्लस में ये वाला मुझे टॉप फाइबर से निकालना था, तो कंप्लीट तो मेरा ये वाला हो जाएगा ना Y2, 3/8 इंटू में हाइट कितना 4/7 XU, प्लस में दिस वैल्यू 3/7 मैंने लिख दिया। और फाइनली जो मेरे पास वाई डैश निकाया सॉल्व करने के बाद, वो था आपका 0.42 XU। ये डाटा याद रखना, इंपॉर्टेंट डाटा है, आगे काम आएगा ये। पॉइंट क्लियर हो गया। तो मैंने आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी निकाल दिया, हमने XU की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, XU लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और Y बार यानी कि पॉइंट ऑफ CG कंप्रेसिव फोर्स का CG कहाँ पे लाई करेगा, वो भी हमने 1 by 1 कैलकुलेट कर लिया। कोई दिक्कत, आगे बढ़ें, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे पास हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट, इसके बाद मेरे पास टॉपिक, जब मैंने Y बार निकाल लिया, सब कुछ निकल गया, तो मेरे पास नेक्स्ट जो हेडिंग हो जाएगा, जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लीवर आर्म करके। क्या हो जाएगा आपका, लीवर आर्म। तो वो भी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपके पास लीवर आर्म। ठीक है, बेसिकली लीवर आर्म को जेड से डिनोट कर दो, जे से डिनोट कर दो, बात एक ही।
सबसे पहले होता क्या है इसको मैं डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर इसके डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ। ये टेंसाइल फोर्स हो गया, कंप्रेशन कुछ ऐसे डायग्राम मैंने बनाया था रफली, ऊपर रेक्टेंगल नीचे पैराबोलिक, और कंप्रेशन का टेंशन का सीजी तो यहाँ पे लाई कर रहा था रीइंफोर्समेंट के सेंटर से टेंसाइल फोर्स, और कंप्रेसिव फोर्स का सीजी कुछ यहाँ पे लाई कर रहा था इस तरह से। टॉप से कितना था ये वैल्यू 4-2x, और मुझे पता है ये टोटल डिस्टेंस जो था ये आपको किसके बराबर था, इफेक्टिव डेप्थ के बराबर था। ठीक है, चलिए पॉइंट ऑफ लीवर आर्म होता है, इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या पॉइंट ऑफ सीजी ऑफ कंप्रेसिव फोर्स टू पॉइंट ऑफ सीजी ऑफ टेंसाइल फोर्स। तो यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स के सीजी से लेके टेंसाइल फोर्स का जो सीजी होता है यहाँ तक का जो डिस्टेंस कहलाता है उस डिस्टेंस को आप बोलते हो क्या, लीवर आर्म। और ये कैसे बताओगे आप, टोटल इफेक्टिव डेप्थ में से अगर इस वाली वैल्यू 0.42 XU को माइनस कर दोगे तो आप क्या निकाल लोगे, लीवर आर्म निकाल लोगे। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इस इंपॉर्टेंट टर्म होती है, बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं इसमें भी, तो मैंने आप ये को बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। लिख देते हैं, इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस between point of CG बोल दो, एप्लीकेशन बोल दो, ऑफ कंप्रेसिव फोर्स टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या पॉइंट ऑफ CG ऑफ टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड लीवर आर्म। मैंने डाटा आपको दे दिया लीवर आर्म कितना होता है। ठीक है, जेड से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट कर दो, जे से डिनोट कर दो, d माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। क्लियर हो पॉइंट? चलिए इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, हेडिंग हो जाएगी अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जिसको मैं किससे डिनोट करूँगा, MU से डिनोट करूँगा, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल वही अपन बेसिक फार्मूले पे काम करेंगे, क्योंकि अपने को पूरे RC के जो फार्मूले सब बेसिक पे निकालने हैं। चलिए निकाल लेते हैं। मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है, 9th-10th क्लास में आपने फार्मूला पढ़ा होगा मूवमेंट, इवन सॉम के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। मूवमेंट कैलकुलेट करते हो ना, जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हो गया, कैसे कैलकुलेट करते हो, सीधा बोलते हो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलते हो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बोलते हैं मोमेंट में। तो वही बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। बेसिकली मोमेंट को मैं दो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करूंगा। एक तो होगा मोमेंट और ऑफ रेजिस्टेंस, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड। इसको मैं इतना रखता हूँ और नीचे लिख देता हूँ फ्रॉम कंप्रेशन साइड। कंप्रेशन साइड, अगर कंप्रेशन साइड से मोमेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो तो MU का जो फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नथिंग बट लीवर आर्म। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, लीवर आर्म होता है। क्लियर हो पॉइंट? चलिए अब मुझे फोर्स बता दो, फोर्स कौन सा लोगे जो कंप्रेसिव साइड से निकालना है आपको, तो फोर्स कौन सा रहेगा, कंप्रेसिव फोर्स। सिंपल सी बात है ना, कंप्रेसिव फोर्स रहेगा। और अगर कंप्रेसिव फोर्स रहेगा तो वैल्यू मुझे बता दो कितना, लास्ट में पढ़ा है भी हमने, सी की वैल्यू कितनी थी, 0.36 FCK XU इंटू बी। ये फोर्स हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस d माइनस 0.42 इंटू एक्स। क्लियर हो पॉइंट? मेरा फॉर्मूला निकल गया कंप्रेशन साइड से, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। ऐसे में निकाल दो कहाँ, फ्रॉम टेंशन साइड।
और टेंशन साइड से जब mu निकालूंगा टेंसाइल फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, फोर्स हो गया 0.87 F इंटू ST, ये मेरे पास क्या हो गया, एरिया हो गया, स्ट्रेस इंटू एरिया, फोर्स हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU, तो ये मेरे पास डाटा निकल गया किसका, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड्स। अगला क्वेश्चन आएगा, सर मुझे एक चीज़ बता दो, कंप्रेशन साइड से भी निकाल रहे हैं, टेंशन से निकाल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कौन सा अप्लाई करेंगे, और ये आपका कैसे डिपेंड करेगा, कैसे पता चलेगा कि आप कंप्रेशन साइड का फॉर्मूला अप्लाई करो या टेंशन साइड का अप्लाई करो। तो इसके लिए मैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा वो होता है टाइप ऑफ सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन और बैलेंस सेक्शन। उसके बिहार पे पता चलेगा आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत। अब जितनी भी थ्योरी मैंने पढ़ाई है ना अभी जो इस लेक्चर में पढ़ाया है मैंने, इसको मैं मतलब ब्रीफली बता देता हूँ आपको एक छोटे से पॉइंट में करके, और यही पॉइंट आपको इन्हीं को आप डिजाइन एनालिसिस के स्टेप भी बोल सकते हो। स्टेप नंबर फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपको याद रखना है। सबसे पहले मैंने क्या निकाला था, एक्स लिमिट, और एक्स लिमिट के लिए अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग वैल्यू थी। क्या वैल्यू थी, 0.53D किसके लिए, FE 250, 0.48D किसके लिए, FE 415, 0.46D किसके लिए, FE 500। क्लियर हो पॉइंट। इसके बाद सेकंड चीज़ मैंने निकाली थी क्या, XU कैलकुलेट किया था। XU टोटल कंप्रेस्ड फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 0.87 FY आपके पास ST, ये टेंसाइल फोर्स भी निकल गया, पता चल गया आपको 0.36 FCK इंटू में B। अगर ये इधर जाएगा XU से मल्टीप्लाई होगा तो कंप्रेसिव फोर्स पता चल गया। उसके बाद थर्ड स्टेप आपको क्या निकालना था, हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था, कौन सा, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको MU लिमिट कर सकते हो, MU अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कंप्रेशन साइड से निकाला था 0.36 FCK X इंटू B, कंप्रेसिव फोर्स होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीवर आर्म भी मैंने यहाँ पे दे दिया, D माइनस 0.42 इंटू XU। ऐसे अगर ये तो आपका कंप्रेशन साइड से हो गया। अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड से निकालोगे 0.87 FY इंटू में ST, D माइनस 0.42 इंटू XU। तो पूरी क्लास का एक निचोड़ मैंने लास्ट को आपको दे दिया। ये सारा के सारा आपके क्या इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ मैं इस क्लास के अंदर पूरी के अंदर आज पढ़ा था। क्लियर हो पॉइंट। आई होप आज की क्लास सभी को समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। सर जी, हाँ इसको रोको, एक पॉज देना ना बीच में।